औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मेरे दोस्तों, आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले लेक्चर में वेलकम कहते हैं। आज हमने बात करनी है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। आपके सामने मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मुमकिन हो सके जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको पुट करनी पड़े मुझे वो आपको पुट करके दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको पूरे के पूरे टॉपिक की समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास। क्या है? जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? देखो, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है कि जितनी भी किस्म की वर्किंग कंप्यूटर पे होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, तो जिस वक्त तक हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता नहीं होगा उस वक्त तक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको क्लियर नहीं कर सकते क्या क्या काम करता है। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर की, जब भी कंप्यूटर सिस्टम में हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे उसमें आईओ डिवाइसेस आ जाएंगे, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगा, मेमोरी यूनिट आ जाएगा, उसमें सीपीयू आ जाएगा और उसमें स्टोरेज डिवाइसेस हमारे आ जाएंगे। ये हमारे सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट मैनेज, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। मैनेज से मुराद क्या है? यानी हमने कोई भी काम करना है उसको कंट्रोल और मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। मैं आपको दो एग्जांपल इसमें यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मैनेज और कंट्रोल की एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करना है? मैंने डाटा स्टोर करना है डी ड्राइव के अंदर। तो अब क्या, मैं डी ड्राइव में डाटा स्टोर करता हूँ तो क्या वो हार्डवेयर है ना? हमारी हार्ड डिस्क क्या है? हार्डवेयर है। समझ आ गई बात? स्टोरेज डिवाइसेस है। तो क्या उसमें डाटा हमारा सी ड्राइव में स्टोर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। जो कमांड देंगे वहाँ ही डाटा जाके स्टोर होगा। तो इसको कहते हैं मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी हार्ड डिस्क को स्टोर कर रहा है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास प्रिंटर है। प्रिंटर हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। मैंने कहा जी 20 पेज निकालने हैं। कितने पेज निकालने? प्रिंटिंग की कमांड मैंने दी, यानी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रिंटिंग की कमांड दे दी मैंने, कितनी? 20 पेज की। क्या वो 25 पेज निकालेगा? क्या वो 15 पेज निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा प्रिंटर कंप्यूटर हार्डवेयर है। उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। इसकी तो मेरे दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। बात करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त तक ज़रूरी है जिस वक्त तक हम कंप्यूटर रन करना चाहते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उस वक्त तक हमारे लिए हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकेगा। यहाँ पे इसलिए बात बताई, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखो, दो बातें मेन है इसमें, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। देखो, हार्डवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें मैं मिसाल देता हूँ। हमारे पास विंडो है। अगर मैंने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल नहीं की तो क्या मेरा कंप्यूटर चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि विंडो इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी क्या है, किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए यानी विंडो का होना ज़रूरी है। तो विंडो हमारे लिए क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको डायग्राम से। देखो, मेरे पास क्या पड़ा है? ये पड़े मेरे पास कंपाइलर पड़ा है, ठीक है, उसके बाद असम्बलर पड़ा है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे पास सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम पड़े हैं। अब क्या है,
अब सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम ने काम करवाना है किसके थ्रू, यानी हार्डवेयर से काम करवाना है। किससे काम करवाना है? हार्डवेयर ने काम करना होता है। समझा कि डेटाबेस में कोई डाटा स्टोर होना है, वो कहाँ पे जाके वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होना है, ठीक है। और उसको टेक्स्ट एडिटर ने यानी टेक्स्ट कोई भी चीज़ लिखनी है वो कहाँ पे, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए कहाँ पे, हार्डवेयर में जाके। तो दरमियान में ये क्या बुनियाद कौन बन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियाद बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया, कहता है इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब अगली बात समझने वाली है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे है वो ये बात समझने वाली है। हम ये कह सकते हैं, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात ज़रूरी समझने वाली है। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया है, आपने इंटरनेट ब्राउज़ करना है, यानी आपने कोई वेबसाइट ब्राउजिंग करनी है, समझा गई बात की। तो अब वो कहाँ पे, डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो डेस्कटॉप क्या किसका है? वो हमारा विंडो का है। तो विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारे पास? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं क्या हूँ? मैं यूज़र, कंप्यूटर यूज़र हूँ। हार्डवेयर क्या है? यानी यहाँ पे सीपीयू ने क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है। मेरी कमांड जाके स्टोर होगी यानी लोड होगी मेमोरी में। मेमोरी क्या है? मेरा हार्डवेयर है। और उसके बाद सीपीयू ने उसको प्रोसेस करना होता है। तो जब भी मैं कोई कमांड दूंगा, जब मेरे लिए दरमियान में एक जो इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं कोई भी कमांड नहीं दे सकता। आप देखते हो आपके पास डेस्कटॉप है, आपने माई कंप्यूटर में जाना है, तो माई कंप्यूटर आपके पास फोल्डर है, वो कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस में सारे पड़े होते हैं। समझा गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो मैं किसके थ्रू, दरमियान में विंडो इंस्टॉल होगी तो मैं माई कंप्यूटर को यानी मैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस को इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो यहाँ पे सुन लें बात, कहता है एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर। यहाँ पे इसके बारे में मज़ीद देखो, ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र 1 है, ठीक है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, और उसके बाद यूज़र n है। और ये दरमियान में मेरे पास क्या है, यूज़र ने अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पे, अपनी कमांड कहाँ तक लेके जानी है, हार्डवेयर तक लेके जानी है, ठीक है। इस दोनों के दरमियान में एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है। वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझा गई बात की? यानी जो इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी क्या है, ये एक इंटरफेस है। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस की एक लिंक की यानी दरमियान में एक मिडल मैन के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान से निकाल दिया जाए तो यूज़र का जो कमांड है, यूज़र का जो भी उसने इंस्ट्रक्शन देनी वो हार्डवेयर तक नहीं पहुंच सकेगी, और हार्डवेयर की चीज़ यूज़र तक नहीं पहुंच सकेगी। तो इसलिए कहा जाता है, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए। अगर किसी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मोबाइल की, जैसे सैमसंग है, ठीक है। सैमसंग के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ठीक है। मैंने कॉल करनी है, क्या अगर मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, उसको वो यानी ख़राब हो गया, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। समझा? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड क्या है, मेरे दरमियान और मेरे मोबाइल के दरमियान एक इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान यानी हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जिस वक्त तक मेरा एंड्रॉयड मोबाइल यानी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो काम नहीं करेगा उस वक्त तक मैं कॉल नहीं कर सकता, और उस लिए जिस वक्त तक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं होगा उस वक्त तक कॉल नहीं, जो मेरा मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो कहता है एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। समझा गई बात की यहाँ तक?
ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको मैं डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूज़र। यहाँ पे वही बात, ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारे वेरियस यूज़र हैं, ये क्या मेरे पास वेरियस यूज़र हैं और ये वेरियस प्रोग्राम भी हैं, ठीक है। ये यूज़र क्या है, इसको कंपाइलर की ज़रूरत है, इस यूज़र को क्या असेंबलर की ज़रूरत है, इस यूज़र को टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, सोन, इसका मतलब एन, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। इस यूज़र को किसकी ज़रूरत है, इस यूज़र को डेटाबेस की सिस्टम की ज़रूरत है। यानी वेरियस क्या है, वेरियस मेरे पास क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम है और वेरियस यूज़र हैं। अब इसको मैनेज करना है। इस बंदे ने यूज़र 1 है, उसको कंपाइलर की ज़रूरत है, वो इसको यहाँ ये असेंबलर नहीं देगा, क्या नहीं देगा, असेंबलर नहीं देगा, क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत है, कंपाइलर की ज़रूरत है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये कंट्रोल और मैनेज कर रहा है कि यूज़र 1 को कंपाइलर की ज़रूरत है तो कंपाइलर ही करेगा, यूज़र n को डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत है तो वो उसको डेटाबेस सिस्टम ही प्रोवाइड करेगा। तो इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। समझ आ गई बात मेरे दोस्तों, इस डायग्राम की भी आपको समझ आ चुकी होगी, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम पीसी की बात करें, ठीक है, क्या है, अगर मैं पीसी की बात करूँ, ठीक है, पीसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे। देखो मेरा टॉपिक क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सारा मैंने बात की, जो कि ये क्या बात की, सारी की सारी ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली। अब मैंने बात करनी है एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आजकल डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक कैटेगरी हमारे पास पीसी, जिसको हम कंप्यूटर कह देते हैं, मैं लैपटॉप कह देता हूँ, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज़ होते हैं। उसमें मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसके बाद मेरे पास लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे के मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन की एप्पल ये इनका प्रोडक्ट है। ये मेरे पास पीसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दूसरी अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल भी मुख्तलिफ कंपनी के आए हुए हैं, ठीक है, उनमें मुख्तलिफ कंपनी के मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। ये सैमसंग है, क्यू का है, उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। आईफोन के हैं, एप्पल के हैं, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। ब्लैकबेरी के हैं तो उसमें ब्लैकबेरी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक और बात करता हूँ, एक एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं, एम्बेडेड, आपने मे बी पहली दफ़ा ये नाम सुना हो। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं विच आर इंडायरेक्टली इन्वॉल्व विद अस, वो कंप्यूटर जो हमारे साथ इंडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। दीज कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ द लार्ज प्रोडक्ट दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी ये अलग यूज़ नहीं होते, बल्कि क्या कहते हैं, किसी बड़ी प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। मैं इसकी 2 एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास आज हमने कॉमन तौर पे एक हम घर के अंदर होम अप्लायंसेस के अंदर ओवन यूज़ करते हैं। ओवन के अंदर कई किस्म के एम्बेडेड कंप्यूटर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं वो पहचान कर लेते हैं ये स्टोन, यानी ये पॉट स्टोन का है या आयरन का है, उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और खाना गर्म कर देते हैं हमारे पास, वो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लगे होते हैं। दूसरी कैटेगरी मिसाल देता हूँ, जो हमारी पावर लूम्स होती हैं, जो हमारी क्लॉथ, अब कंप्यूटराइज मशीनरी, जहाँ भी अब बात होती है ना, कंप्यूटराइज कहते दौर आ चुका, कंप्यूटराइज मशीनरी आ चुकी है। अब वो पहले की निस्बत कई बंदों से ज़्यादा काम करती है, लेबर फोर्स कम होगी और कंप्यूटर का दौर आ गया। हम बात कर लेते हैं ना, उन मशीनरी के अंदर भी एम्बेडेड कंप्यूटर लगे होते हैं। जो वो मशीनरी पहले कम काम देती थी, अब वही मशीनरी से हम ज़्यादा काम लेते हैं। तो बात हो रही थी एम्बेडेड कंप्यूटर की, कहता दोज कंप्यूटर दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लार्ज प्रोडक्ट। समझ आ गई।
अब यहाँ पे दो बातें तो मैंने पहले बता दी कि पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ हो रहे हैं। अब तीसरी बात मैंने एम्बेडेड कंप्यूटर की है। एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर मेरे दोस्तों, एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं उसको कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? एम्बेडेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए से वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है डायग्राम की। आपको समझ आ गई कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फ़र्ज़ करो मैं बैठा हूँ, यूज़र हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा। अब मैंने उसमें सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस में लिखा? मैंने वो प्रोग्राम लिखा डेव में, ठीक है, यानी डेव में प्रोग्राम लिखा। डेव मेरे पास क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, समझ आ गई। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसने कंपाइल करना है, कंपाइलर ने कंपाइल करेगा और वो सारा काम सर अंजाम देने के लिए कौन इस्तेमाल होगा? दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होना है। समझ आ गई बात की यहाँ तक, ठीक है। और वो फिर मेरा सीपीयू, जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स जो यूज़ होने वाला रिसोर्स है वो मेरा हार्डवेयर कौन सा है? वो सीपीयू है। तो यानी सीपीयू ने क्या करना है? उसको परफॉर्म करना है। मैं यूज़र हूँ, प्रोग्राम लिखा एप्लीकेशन प्रोग्राम में। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? डेव मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मैंने उसको कंपाइल किया कंपाइलर के साथ। विंडो जो मेरे पास है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है और सीपीयू इसको परफॉर्म करेगा। तो मेरे दोस्तों ये आपको इस डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस, कि मौजू मुनासब। कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कन्वीनियंस फॉर यूज़र, यूज़र के लिए मुनासब है। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूज़र प्रॉब्लम, यूज़र की प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करता है एंड मेक इट इजी टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम। यानी यूज़र के प्रोग्राम को, यानी यूज़र जो प्रोग्राम देता है, मैंने मिसाल दी, मैंने डेव के अंदर एक प्रोग्राम लिखा, उसको एग्जीक्यूट किसने किया? हमारे सीपीयू ने किया, लेकिन किसने करवाया? उसने करवाया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ईजी टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम, यानी ये यूज़र के लिए मुनासिब है, यूज़र के लिए मौजू है। ये क्या है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूज़र के लिए फ़ायदा मंद है। दे आल्सो मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, इस्तेमाल करने में भी ईजी है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में ईजी बना देता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी होती है, कहता है इट मेक द कंप्यूटर वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए इस कंप्यूटर को इस काबिल बना देता है कि इस पे काम कर सकें, ठीक है। दूसरी है एफिशिएंसी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के जो काम होते हैं उसको तेज़ कर देता है, उसको जल्दी परफॉर्म कर देता है। जितने भी ऑपरेशन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज, अब इसमें बताया गया है, कहता है इट इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर लार्ज शेयर मल्टी यूज़र सिस्टम। अब देखो लार्ज, यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशन एक वक्त में हो रहे हैं। शेयर्ड मल्टी यूज़र सिस्टम, एक वक्त में एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा सर्वर होता है, अब उसको एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात की? यहाँ पे जो होंगे उनके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेहतर है, ये उनके लिए या ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे काम ज़्यादा होगा, क्या हो? काम ज़्यादा हो, ज़्यादा ऑपरेशन हो, तो वहाँ पे एफिशिएंसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सॉल्व दिस गोल, कहना एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। अब यहाँ पे मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको।
कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे बेहतर तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सुनो, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास प्रोसेस हैं, सीपीयू एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज करेगा कि कौन सा पहले हो, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। सबको मैनेज कौन करेगा? मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। तीसरे मेरे पास है एबिलिटी टू इवॉल्व। इवॉल्व क्या होता है कि वक़्त के साथ साथ, सुनो, इवोल्वेशन क्या होती है, वक़्त के साथ साथ अगर किसी चीज़ में तब्दीली करनी पड़ जाए, उसको डेवलप करना पड़ जाए, मज़ीद उसको आगे लेके जाना पड़ जाए, तो वो उसके अंदर वो भी खूबी होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके खूबी है कि कोई भी चीज़ है डेवलप हो चुकी, उसके अंदर मज़ीद तरक्की लेके आनी है, उसके अंदर ग्रेजुअली चेंजिंग लेके आनी है, वो भी हम इसमें लेके आ सकते हैं। इसको कहते हैं एबिलिटी टू इवॉल्व। यानी वक़्त के साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास विंडो के कई वर्जन आ चुके हैं, विंडो 10 आ चुकी है। ये क्या है? तरक्की होती जा रही, तरक्की होती जा रही है। तो विंडो 10 और मैं विंडो 2000 की बात कर लूँ, दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। समझा कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ज़्यादा कमांड है, ज़्यादा फीचर है उसकी निस्बत। यहाँ पे वही बात है, एबिलिटी टू इवॉल्व। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्वर। ठीक है ना? यानी मौजूदा को हमने उसने कुछ नहीं छेड़ना, न्यू चीज़ें लेके आनी है मौजूदा के अंदर, मौजूदा चीज़ के अंदर न्यू इसमें फंक्शन लेके आने हैं। इसको कहते हैं एबिलिटी टू इवॉल्व। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने बात करनी है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ की इसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात की? क्या कहते हैं? रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला इसका रोल है, एज ए गवर्नमेंट काम करता है। क्या करता है? देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। किसी मुल्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए किसके पास इख्तियार होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट का मतलब यहाँ इसलिए लिया गया कि कंप्यूटर की जो गवर्नमेंट है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके पास सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस है, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज ए गवर्नमेंट। द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स एंड इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। वही बात आ गई कि एक मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ हमने पैसा लगाना है, तो वो गवर्नमेंट बताती है। यहाँ भी हमने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, और उसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। एलोकेटर होता है देने वाला। क्या है? तो रिसोर्स एलोकेशन कौन करेगा? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। समझ आ गई बात की यहाँ तक? ठीक है। अब एक यूज़र है, उसको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो वो किसको क्या दिया जाएगा? वो रिसोर्स एलोकेशन इनपुट डिवाइसेस दे दिए जाएंगे। एक कमांड है, एक प्रोसेस को मेमोरी यूनिट की ज़रूरत है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या उसको मेमोरी दे देगा। एक हमारे पास प्रोसेस है, उसको सीपीयू की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? उसको सीपीयू दे देगा। यानी जो भी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोडक्ट यानी उस प्रोसेस के मुताबिक क्या करता है? उसको रिसोर्स दे देता है, तो उसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। और जो रिसोर्स देता है उसको रिसोर्स एलोकेटर कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्सेज, बता दिया आपको, सीपीयू है, मेमोरी है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सारे। ईच रिसोर्स कैन बी यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हर सोर्स ने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, उस किसको कौन सा रिसोर्स देना है, ये पहले फिर हम डेफिनेशन में भी ये बात कर चुके हैं कि कौन से सिस्टम को कौन सा रिसोर्स देना है, वो कौन मैनेज करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देयर मे बी मैनी रिक्वेस्ट टू फॉर ए पर्टिकुलर रिसोर्सेज। फ़र्ज़ करो मेरे पास 3 प्रोसेस चल रहे हैं, कितने 3 प्रोसेस चल रहे हैं, P1 P2 P3। CPU एक है मेरे पास, क्या है प्रोसेसर यानी मेरे पास एक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने शेड्यूलिंग करनी है, क्या करनी है, वो क्या कहेगा P1 पहले जाए, फिर P2 जाए, फिर P3 जाए। वो शेड्यूलिंग स्कीम होती है, वो कौन सी स्कीम वो करवाएगा वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे के सारे प्रोसेस एक वक्त में रन हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक वक्त में एक प्रोसेस ने एक वक्त में एक प्रोसेस CPU के पास एक ही जाता है। समझ आ गई बात की। मैं मिसाल एक और देता हूँ आपको। आपने क्या कर रहे हैं, आपने टाइपिंग भी कर रहे हैं, आपने उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉपी भी लिखाया हुआ है, और उसके बाद आप डाउनलोडिंग पे लगाए। 3 प्रोसेस आपके चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, 3 काम आपके हो रहे हैं। CPU एक है, आप समझ रहे हैं तीनों प्रोसेस एक वक्त में इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं इकट्ठे नहीं हो रहा है। पहले एक CPU के पास जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा। CPU इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इतनी तेज़ी से मैनेज करवा रहा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि सारे के सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कौन करेगा काम, रिसोर्स एलोकेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से करवाया जाएगा। दीज रिक्वेस्ट में बी कन्फ्लिक्टिंग। अब देखो कन्फ्लिक्टिंग की बात आ गई। P1 कहता है मैंने CPU लेना है, P2 कहता है मैंने CPU लेना है, P3 क्या कहता है CPU मैंने लेना है। तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेडलॉक भी अकर हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कौन से प्रोसेस को CPU देना है, कौन से प्रोसेस को आउटपुट डिवाइस देने हैं, कौन से प्रोसेस को मेमोरी देनी है। तो ये कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द विच रिक्वेस्ट शुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिसोर्स। वो पीछे वाली बात सारी हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ सिस्टम एफिशिएंसी एंड फेयरनेस टू इंडिविजुअल रिक्वेस्ट। इसने देखना है कौन से प्रोसेस को क्या चीज़ चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगा, और देखना है प्रोवाइड करने के बाद कहीं डेडलॉक तो नहीं आ जाता, कहीं सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाती। तो दोनों चीज़ों को इसने देखना है कि जिस 2 बातें यहाँ पे 2 बातें डिस्कस हुई हैं, जिस प्रोसेस को जौन सा रिसोर्स चाहिए वो देगा भी, और देने के बाद ये भी देखेगा कि कहीं पे एफिशिएंसी डाउन तो नहीं हो रही सिस्टम की। तो ये कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कंट्रोल प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम को कंट्रोल। ये पीछे बड़े इसके बारे में हो चुकी है, लेकिन बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड डिवाइसेस, यानी यूज़र जो भी अपना प्रोग्राम इंटर करेगा। जैसे मैंने C के अंदर C++ के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेव यूज़ किया और मैंने एक प्रोग्राम इंटर किया, तो उसकी एग्जीक्यूशन किसने करवानी है, उसने CPU ने ही उसकी एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करवानी होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसने देखना है कि मेमोरी ठीक काम कर रही है, उसने देखना है कि CPU ठीक काम कर रहा है। हाँ, अगर किसी में प्रॉब्लम आ जाता है तो फ़ौरन एरर शो कर देगा कि जी फ़लाँ पे जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। फ़र्ज़ करो हमने हार्ड डिस्क के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाना है। अब डाटा इतना ज़्यादा है, डाटा है 5 GB का और उसमें स्पेस पड़ी 2 GB, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन मॉनिटर करके बता देगा जी आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, स्टोरेज डिवाइसेस, वो इतनी स्पेस नहीं रखता कि आपका डाटा स्टोर कर सके। इट आल्सो इंश्योर द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आज हमने बात कर ली कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर बात कर ली कि ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। डायग्राम के ज़रिए से मैंने बात बता दी
कि एक कंप्यूटर सिस्टम की मैंने एक डायग्राम बता दी आपको, ये कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में बात होगी, उसके बाद रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई मसला हो, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी दोस्तों लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी मेरे दोस्तों आप मुझसे इसके ये टॉपिक शेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में उसमें आप लिखते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा मेरे दोस्तों। और इंशाल्लाह इस वक्त तक ये आप अच्छी तरह तैयार नहीं कर लगते, उस वक्त अगले की आपको प्रॉपर समझ नहीं आनी, इस टॉपिक को पहले अच्छी तरह तैयार कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।